देखिए, लास्ट टाइम में हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था। लिविंग वर्ड वाला चैप्टर कर लिया था। छोटा सा चैप्टर है, 3 या 4 जगह फिक्स है जहाँ से सवाल बन सकता है। एक दो टेबल देख लेना, एक वो सीक्वेंस देख लेना, स्पीसीज जीनस ऑर्डर वाला, एक बायोलॉजिकल नेमिंग वाला देख लेना। ये 3 जगह है, यहीं से सवाल बनेगा वहाँ पे। उसके बाद में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही देखा था। देखो, न्यूरो एनाटोमी में अपने आते हैं कि शरीर का कंट्रोल 2 तरीके से हो सकता है। बॉडी का कंट्रोल 2 तरीके से हो सकता है। एक तो तंत्रिकाओं के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा। देखो, शरीर का एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। समन्वय का अर्थ क्या होता है? समन्वय, समन्वय को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। हाँ, अपने शरीर की क्रियाओं का व्यवस्थित रूप से नियमन होना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। मतलब फिक्स अपने बायोलॉजिकल क्लॉक का होना, कब सोना है, कब उठना है, कब भूख लगेगी, कब खाओगे, इन सब का व्यवस्थित रूप से, नियमित रूप से होना ही समन्वय कहलाता है। और अपने शरीर का समन्वय होना भी बहुत जरूरी है। और शरीर का समन्वय दो तंत्र है, अपने सिस्टम है, वो आपस में मिलकर करते हैं। एक का नाम है, हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र। एक तो पढ़ते हैं हम तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। और एक पढ़ते हैं अंतःस्रावी एंडोक्राइन, अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम। और एक पढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम। एक तो पढ़ते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम और एक पढ़ते हैं हम न्यूरल सिस्टम। देखो, न्यूरल सिस्टम है ना, ये तो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल है। पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल मतलब बिंदु दर बिंदु कंट्रोल करता है। क्योंकि न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स वो अपने शरीर के अंदर हर बिंदु तक पहुंची हुई है और हर बिंदु तक वो कंट्रोल कर रही है अपने में। तो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल की बात आई तो कौन करता है? नर्वस सिस्टम। ब्रेन अपना पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल कर रहा है। उठ के जाना, बैठना, सोना, ये पैसा पीछे किधर ध्यान देना, ये सब ब्रेन का पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल है ना। एक कंट्रोल आता है अपना अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन द्वारा। ये हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये कंट्रोल हार्मोन्स के द्वारा होता है। ये ध्यान रखना, ये फास्ट कंट्रोल होता है, तीव्र होता है। जो तंत्रिकाओं के द्वारा नियमन होता है, न्यूरॉन्स के द्वारा जो अपना कंट्रोल होता है, वो कैसा होता है? तेज होता है, फास्ट होता है। जबकि एंडोक्राइन के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो थोड़ा धीमा होता है, स्लो होता है। धीमा या स्लो मिलेगा आपको। एक जो ये कंट्रोल होगा, ये कम टाइम तक रहेगा, शॉर्ट टाइम है ना, कम टाइम तक, कम टाइम तक रहेगा। और ये अधिक टाइम तक रहेगा, है ना। कम टाइम तक और अधिक टाइम के द्वारा, ये हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है, ये इसके द्वारा हो रहा है। अब दूसरी बात करते हैं हम नर्वस सेल्स, तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल्स। नर्वस सेल्स की हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, एक बार देखते हैं हम नर्वस सेल की वापस से स्ट्रक्चर। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाई थी हमने। देखो, ये ऐसी नर्व अपने शरीर में मैक्सिमम पाई जाती है। ऐसी नर्व अपने शरीर में मैक्सिमम पाई जाती है। सर्वाधिक अपने शरीर में ऐसी नर्व ही पाई जाती है। इन नर्वों में ये वाला पार्ट होगा, इसको तो बोलते हैं हम दुर्मार्ग से डेंड्रोइड्स, ये वाला। ये बहुत सारे ऐसे इसमें प्रबंध मिलेंगे आपको ऐसे, इसको तो हम बोलते हैं डेंड्रोइड्स। ऐसे मिलेंगे आपको बहुत सारे फैले हुए डेंड्रोइड्स। ये ऐसे क्यों मिलते हैं अपने को? क्योंकि ये मैसेज को लेंगे इधर से, इधर या तो दूसरी न्यूरॉन्स आ रही होगी, जैसे यहां पे खत्म हुई, वैसे दूसरी न्यूरॉन्स की सिनेप्टिकल वेसिकल, सिनेप्टिकल पुट्टिका वाला पार्ट है,
इस सिनेप्टिकल पुट्टिकाओं में भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से निकला होगा और निकल कर ये डेंड्रोइड्स इसको एक्सेप्ट किए होंगे और ये डेंड्रोइड्स अंदर की तरफ मैसेज भेजे होंगे यहाँ पे सेंटर की तरफ। तो मैसेज यहाँ पे आएगा, यहाँ से एक्सॉन्स की तरफ जाएगा, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ जाएगा। ये मैसेज का संचलन है कि डेंड्रोन्स के पास आएगा, सबसे पहले डेंड्रोन से एक्सॉन के पास आएगा और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल की तरफ मैसेज जाएगा। देखो मैसेज सेंटर की तरफ आ रहा है, केंद्र की तरफ आ रहा है, इसलिए इसका मैसेज होता है सेंट्रीपिटल कंडक्शन। तो अगर आपको ऐसे पूछ ले कि डेंड्रोन्स मैसेज कैसे भेजते हैं, सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्री या अपकेंद्री, तो ये कैसे जाते हैं, अभिकेंद्रीय मैसेज जाते हैं, अभिकेंद्रीय मैसेज संदेश सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मैसेज भेजेंगे। यहां पे हमने बात की न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के बीच में मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म, यहां पे आपको साइटोप्लाज्म मिल गया, कोशिका द्रव्य मिलेगा इसका। और देखो एक चीज और मिलेगी यहां पे आपको, वो है नीसेल्स ग्रेन्यूल्स, ऐसे में बना दिया देखो नीसेल्स के ग्रेन्यूल्स। कौन मिलेगा, नीसेल्स ग्रेन्यूल्स, नीसल के कण किसके बने होते हैं, नीसल ग्रेन्यूल्स। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और एक किसके मिलके बने होंगे, राइबोसोम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं, सही। और देखना यहां पे ये कहां तक मिलेंगे आपको, एक जोन्स तक आते हुए मिलेंगे इसे, है ना, मतलब हाँ इन डेंड्रोइड्स के अंदर भी मिलेंगे, पर ये यहां से आगे नहीं मिलेंगे। अब पूछ ले आपको, देखो एक तो ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, दूसरी मिलते कहां कहां पे हैं, एक तो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, और एक डेंड्रोइड्स में, डेंड्रोइड्स के अंदर मिलेंगे ये यहां पे नहीं मिलेंगे। ये कौन हो गया, हाँ एक्सॉन। अब देखना एक्सॉन में एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर सेंट्रियोल नहीं होता, जो सेंट्रियोल होते हैं ना वो नहीं होते, इसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं मिलेगा, इसकी वजह से इसमें विभाजन नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। तो नर्वस सेल होते हैं ना उनके अंदर डिवीजन नहीं होते, तंत्रिका कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं पाया जाता। यहां पर मिलेगा आपको माइलिन सीट, क्या मिलेगा, माइलिन सीट, यहां पे अपने को मिलेंगी माइलिन सीट, माइलिन का आच्छद। अब देखना माइलिन सीट के अंदर, ये माइलिन सीट मैसेज को आगे फॉर कंडक्शन के लिए सहायक है, और ये पूरे पे समान रूप से नहीं रहती माइलिन सीट, बीच बीच में कई स्पेस है जहां पर माइलिन सीट बिल्कुल नहीं होती। यहां पे जहां पर माइलिन सीट नहीं मिलती है उसी स्पेस को बोलते हैं हम रेवेनियर के नोड, नोड ऑफ रेवेनियर, रेवेनियर, है ना, ये याद रखना। यहां से आगे आते हैं, लास्ट में आती है अपने पास में ये सिनेप्टिकल वेसाइकल। इस सिनेप्टिकल वेसाइकल में कौन भरा हुआ मिलेगा अपने को, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यहां पे भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब जब ये मैसेज, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां से, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, अगले वाले न्यूरॉन्स की तरफ जाएगा। मैं एक सवाल पूछता हूं यहां पे, तंत्रिकाक्ष में, है ना, तंत्रिकाक्ष में सूचनाओं का या आवेगों का संचरण होता है, आप बताओ सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, पीटल नहीं, सेंट्रीपिटल डेंड्रोन्स में हो रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल का मतलब हो गया सेंटर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ मैसेज आ रहा है,
ये तो न्यूक्लियस से दूर मैसेज भेज रही है, इधर थोड़ी मैसेज भेज रही है, न्यूक्लियस से दूर मैसेज भेज रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल होगा इसका, और इसका सेंट्रीपिटल। ये नॉर्मल अपने एक ये दे रखा, एक ध्यान रखना, ये बनाती कौन है, ओलिंगोडेंड्रोसाइट सेल और स्वान सेल है जो इसकी संरचना बनाती है। एक इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, है ना, यूनिपोलर न्यूरॉन्स। देखो उनके एग्जाम्पल याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मेज कॉलम में एग्जाम्पल पूछ सकता है। अपने शरीर के मैक्सिमम न्यूरॉन्स है वो मल्टीपोलर टाइप के न्यूरॉन्स है, मैक्सिमम न्यूरॉन्स मल्टीपोलर टाइप के न्यूरॉन्स है। बहुत कम न्यूरॉन्स है जो बाइपोलर टाइप के रहेंगे। बाइपोलर का मतलब हो गया उसमें एक एक्सॉन्स आ गया, देखो इस टाइप का आ गया कि डेंड्रॉन्स पूरा वो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, ऐसा मिल गया, मतलब अभी तक ये न्यूरॉन्स पूरा डेवलप नहीं हुआ है, इस टाइप का मिलेगा। तो ये अपनी रेटिना में होता है, आंखों में यहाँ पे मिलेगा बाइपोलर टाइप का, सही। यूनिपोलर टाइप का और भी छोटे जीवों के अंदर, है ना, सिलेंडर, हाँ हाइड्रा के अंदर, इनके अंदर ये मिलेगा। ये थोड़ा बहुत इसका ये देख लेना। फिर अपने आता है इन न्यूरॉन्स के अंदर मसल्स का कंडक्शन, आवेग का संचरण कैसे होता है, न्यूरॉन्स में आवेग का संचरण कैसे होता है। इसके लिए आपको देखो एक नॉर्मल, देखो अपने अभी मेरी ये है सेल है, ये अभी डीपोलराइज स्टेज में, इसमें कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं हो रहा, कोई भी आवेग नहीं है। जिस समय अपनी मसल्स में आवेग नहीं होता, कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं होता, उस स्टेज में मसल्स कैसी रहती है ये देखना। देखो ऐसा बना रहा हूं मैं, एक बार मसल्स की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये मैंने डेंड्रोन्स की एक मसल्स की स्ट्रक्चर बना ली, मान लो, सही। मसल्स की स्ट्रक्चर में देखो एक चीज देखना, जो बाहर का स्पेस होता है, जो बाहर का स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम ईसीएफ। ईसीएफ को इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, बाह्य कोशिकीय अवकाश। हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोशिकीय अवकाश, इंग्लिश में बोल रहे हैं हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। देखो बाह्य कोशिकीय अवकाश या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यहां से एक सवाल अच्छा पूछता है, बनता भी है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, बाह्य कोशिकीय अवकाश में कौन सा आयन या कौन ज्यादा सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। तो ध्यान रखना सोडियम अमाउंट, सोडियम तो बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, और पोटेशियम बहुत कम मिलता है, पोटेशियम कम मिलता है। ये ध्यान रखना, सवाल नीट में पूछा हुआ है, बाह्य कोशिकीय अवकाश में कौन सा आयन सर्वाधिक मिलेगा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ऐसे चार ऑप्शन देगा। कौन है, सोडियम आयन बाहर की तरफ हमेशा ज्यादा मिलेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो अंदर वाला है, ये मैं एक्सोन्स की बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं हम एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, एक्सोलेमा, जो तंत्रिका के जो एक्सोन्स है उसके बीच की बात कर रहा हूं। आप एक काम याद रखना, एक का ना याद रख लो, और एक का भी एक आयन याद रख लो। जैसे सोडियम ज्यादा है तो देखो कंपेयर सोडियम और पोटेशियम दो में ही होता है, तो सोडियम ज्यादा है तो कम कौन सा हो गया, पोटेशियम। यहां पे ध्यान रखना आप, उधर सोडियम ज्यादा है पोटेशियम कम है, तो इधर पोटेशियम तो है बहुत ज्यादा, पोटेशियम तो है ज्यादा और सोडियम है कम, सोडियम है कम, इतना याद रखना बस। ये होगी एक्सोलेमा, सॉरी एक्सोप्लाज्म। एक्सोलेमा तो बोलते हैं इसको मेम्ब्रेन को, ये एक्सोप्लाज्म होगा, तंत्रिकाक्ष द्रव्य, ये मिलता है अपने को एक्सोप्लाज्म, और ये हो गई एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, तो एक आयन वाला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हुआ होगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो कौन सा ज्यादा होता है, हाँ, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ देखो, एक्सोलेमा में पोटेशियम ज्यादा सोडियम कम। दूसरी चीज देखना, एक एक सेल के ऊपर आपको मिलेंगे सोडियम वोल्टेट गेटेड चैनल या लीकी चैनल,
यहाँ पे। ये, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, देखो ये हमेशा मदद के लिए तैयार ही रहता है ना? पता नहीं सही में तेरा जन्म नहीं अवतार हुआ है ना? कौन से दिन हुआ होगा, कौन से दिन जन्मा था तू ऐसे? ये मेरा सबसे प्रिय विद्यार्थी है। हाँ, नहीं सबसे प्रिय विद्यार्थी है ये, हमेशा सेवा के लिए तैयार रहना। और इसको क्लास में छोड़ो, स्कूल में सबका पता है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे बारे में नहीं पता? सब पता है इसको। इधर तुम्हें भी सब तुम्हारे बारे में भी सब पता है। ये बता सकता है तुम क्या खा के आए थे आज। मतलब दिव्य दृष्टि से देखता है वो तो कभी कभी। देखना एक बार, इनको बोलते हैं हम सोडियम लीकी चैनल, या वीजीसी ये कर लो आप तो, सोडियम वीजीसी। वीजीसी का मतलब होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। और ये मिलेंगे आपको पोटेशियम वीजीसी, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। एक यहां पे अपने को मिलता है, देखो एक यहां पे ध्यान रखना, ऐसा बनाया मैंने। थोड़ा अलग टाइप का बनाया है। इसको बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। तुम्हारे केमिस्ट्री में भी आया होगा सोडियम पोटेशियम पंप। नहीं, अब बता दिया, वो लास्ट वाला चैप्टर में आता था पहले। ध्यान रखना, सोडियम पोटेशियम पंप है। पंप का मतलब वो एनर्जी लेके काम करेगा। तो ये एक्टिव प्रोसेस में काम करता है, एक्टिव प्रोसेस में सक्रिय रूप से काम करेगा। और एक एटीपी का यूज करेगा, और एक एटीपी यूज करके क्या करेगा, 3 सोडियम आयन को तो बाहर की तरफ, 3 को तो आउटसाइड, और 2 पोटेशियम आयन को इनसाइड अंदर की तरफ लाएगा, इनसाइड लाएगा। ये समझना क्या करेगा ये, 3 सोडियम आयन को तो क्या भेजता रहेगा, बाहर की तरफ, और 2 पोटेशियम आयन को क्या करता रहेगा, ये अंदर की तरफ लाता रहेगा। कौन करेगा ये काम, सोडियम पोटेशियम पंप। और जो ये वीजीसी है, ये क्या एक्टिव काम करेगा या पैसिव, ये पैसिव निष्क्रिय रूप से, पैसिव या निष्क्रिय रूप से काम करेगा, निष्क्रिय कार्य करेगा। अब देखो निष्क्रिय कार्य करेगा तो आपको पता है निष्क्रिय कार्य कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम की बाहर अधिक सांद्रता है, और अंदर क्या है, सोडियम की कम सांद्रता है, कम है ना। यहाँ पे तो देखो सोडियम की सांद्रता अधिक, और यहाँ पे सोडियम की सांद्रता कम। तो ये सोडियम वीजीसी नॉर्मली स्टेज में खुला रहता है, और खुला रहेगा तो क्या होगा, ये सोडियम आयन है वो इसके द्वारा अंदर आते रहेंगे, सोडियम आयन इसके द्वारा अंदर आते रहेंगे। नॉर्मली स्टेज की बात कर रहा हूं। और नॉर्मल स्टेज में पोटेशियम वीजीसी है, ये क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। अब ये बंद है तो पोटेशियम अंदर से बाहर नहीं जा सकता। तो सोडियम आ रहे हैं, सोडियम आ रहे हैं तो 3 सोडियम को फिर उठा के बाहर डाल रहे हैं, फिर 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। और यहां पर अपने को मिलता है क्या, देखो यहां पे अपने को मिलती है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन अंदर की तरफ, बहुत ज्यादा संख्या में मिलती है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। कौन मिलेगी, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन मिलती है अपने को यहाँ पे। अब देखो इस सब के कारण क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन के अंदर पोलैरिटी उत्पन्न होगी, सही, वोल्टेज में डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा। और आप प्लस और माइनस वोल्टेज में डिफरेंस के आधार पर ही तो करते हैं प्लस और माइनस। तो लगातार सोडियम आयनों को बाहर भेज रहा है, अंदर नेगेटिव चार्ज भी है ना।
इन सब की वजह से क्या हो जाएगा, देखना, इन सब की वजह से बाहर की तरफ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ तो, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज, और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। कौन सा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बाहर तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ध्यान रखना। और इन सब की वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है। तो अपने में पोटेंशियल में अंतर आ जाता है, विभव में अंतर आता है, और -70 मिलीवोल्ट तक हो जाता है वो। कितना, -70 मिलीवोल्ट। और इस -70 मिलीवोल्ट को बोलते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, विश्राम कला विभव। कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। देखो ये मिलीवोल्ट अपने में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कोई मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे प्लस माइनस लिखा हुआ नहीं मिलता अपने को, नहीं, ये मेम्ब्रेन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इतना पोटेंशियल है, यहाँ पे इतना पोटेंशियल है, उनके बीच में अंतर आता है, तो -70 मिलीवोल्ट। इस स्टेज को बोलते हैं हम पोलराइज स्टेज। कौन सी, पोलराइज स्टेज, ध्रुवित अवस्था। नॉर्मल स्टेज में अपनी सेल ऐसी पड़ी हुई है, जब इसके ऊपर कोई स्टिमुलेशन, कोई उद्दीपन, कोई आवेग जनरेट नहीं हो रहा, उस स्टेज के अंदर अपनी मेम्ब्रेन ऐसी मिलती है, समझे, ऐसी मिलेगी नॉर्मल। यहां से देखो सवाल क्या क्या बन सकता है। एक तो अच्छा सवाल इसका बनता है सोडियम पोटेशियम पंप का, सोडियम पोटेशियम पंप का अच्छा सवाल ये बनता है कि आपको क्वेश्चन में दे दे, मान लो कि पोलराइज स्टेज में 100 एटीपी का यूज करके कितने सोडियम को मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और कितने पोटेशियम को मेम्ब्रेन की तरफ अंदर की तरफ लाएगा। कितना, वो तो 1 एटीपी की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 100 एटीपी का यूज कर रहा है, 300 को तो बाहर भेजेगा और 200 को अंदर की तरफ भेजेगा। या आपको कंफ्यूजन के लिए ऐसे दे देगा 2 पोटेशियम को अंदर 3 को बाहर, आपको ध्यान रखना, 3 याद ही रखना, 3 सोडियम को तो बाहर की तरफ और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ, बस इतना याद रखना। और एटीपी का यूज हो रहा है, इसका मतलब कैसे सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यहाँ पे वीजीसी, अब आपको ऐसे पूछ ले, मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम वीजीसी ज्यादा होते हैं या पोटेशियम वीजीसी, पोटेशियम वीजीसी, यहाँ पे संख्या में बनाइए, पोटेशियम वीजीसी हमेशा ज्यादा मिलेंगे, और सोडियम वीजीसी कम ही होते हैं, सोडियम वीजीसी इसके कंपेयर के अंदर बहुत। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन मिलती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना आता है, -70 मिलीवोल्ट आता है ना। और हाँ ये ध्यान रखना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन सा आयन होता है। हाँ एक ये दी और जान रखना, पोलराइज स्टेज में सेल का बाहर पॉजिटिव हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है, ऐसा पूछ लेगा आपको, तो बाहर तो कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ये तो कौन सी स्टेज आ गई, पोल। अब आपको मिलेगा स्टिमुलेशन, है ना, क्या हुआ, पढ़ा दिया था ये, नहीं। अब आपको मिलेगा उद्दीपन, उद्दीपन मिल गया हमारा, उद्दीपन का मतलब हो गया स्टिमुलेशन, एक्शन पोटेंशियल, एपी, एपी मतलब एक्शन पोटेंशियल मिल गया। अब जैसे ही अपने को एक्शन पोटेंशियल मिलेगा, अपने मेम्ब्रेन के अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, इस मेम्ब्रेन में चेंज आ जाएगी। और एक्शन पोटेंशियल कितना मिले, थ्रीशोल्ड स्टिमुलेशन मिलना चाहिए अपने को, देहली उद्दीपन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम देहली उद्दीपन, देहली उद्दीपन, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रीशोल्ड स्टिमुलेशन। किसको बोलते हैं, अब तो पढ़ ली होगी देहली आवर्ती, पढ़ ली, 12th वाले तो पढ़ चुके हो, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हो। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा, थ्रीशोल्ड 11th वाले, अभी नहीं आया। थ्रीशोल्ड स्टिमुलेशन का मतलब होता है वो मिनिमम स्टिमुलेशन जिसके बाद में मेम्ब्रेन के अंदर चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाए, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के अंदर चेंजिंग आ जाए, उसको हम बोलते हैं थ्रीशोल्ड स्टिमुलेशन। मेम्ब्रेन में कुछ चेंजिंग आ जाए, जैसे यहाँ पे ये बैठा है, किसी को मैंने ऐसे टच किया और टच करते ही उसको पता भी नहीं चला कि किसी ने उसको टच किया है, इसका मतलब स्टिमुलेशन इतना कम है कि उसकी मेम्ब्रेन को फील ही नहीं हुआ कि उसको कोई टच कर रहा है, थ्रीशोल्ड स्टिमुलेशन से कम मिला है। और मैं पकड़ के चांटा लगा दिया खींच के, उसको पता चल गया, उसका मतलब थ्रीशोल्ड से तो बहुत ज्यादा मिला उसको स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मिला है तो मेम्ब्रेन के अंदर चेंजिंग आएगी,
तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन कितना होता है? -55 मिलीवोल्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, -70 ज्यादा बड़ा होता है -55, मतलब उससे कुछ ज्यादा अपने स्टिमुलेशन दिया उसके अंदर। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन जैसे ही मिलेगा, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में वापस चेंजिंग आ जाएगी। अब मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में कैसे चेंज आएगी उसको समझते हैं वापस। देखो, ये वापस मैं मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ये मेम्ब्रेन है। अब तक आप देख रहे थे, अब पता क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप तो काम करना बंद कर देगा। देखो, सोडियम पोटेशियम पंप तो क्या करना, काम करना बंद कर देगा। तो देखना, सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये तो काम करेगा नहीं। अब ये काम नहीं करेगा तो 3 सोडियम तो बाहर नहीं जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर नहीं आ रहे। और हमने देखा था कि मेम्ब्रेन के ऊपर देखो, मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पे थे सोडियम वीजीसी, ये पहले क्या थे, ओपन थे या क्लोज थे? अब ये क्या हो जाएंगे, क्लोज, बंद, है ना। ये क्या हो जाएंगे, क्लोज। क्लोज होने से क्या हो जाएगा, जो बाहर से सोडियम अंदर आ रहे थे वो अब आना बंद हो गए। तो देखो, सोडियम अंदर आ भी नहीं रहे, सोडियम पोटेशियम काम भी नहीं कर रहा। अब पोटेशियम वीजीसी ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम वीजीसी क्या हो जाएंगे, ओपन। अब बताओ, पोटेशियम अंदर जाता था या बाहर? अंदर। तो पोटेशियम अंदर से किधर जाने लग गए, बाहर की तरफ पोटेशियम आयंस ज्यादा जाने लग गए। पोटेशियम अंदर से, सॉरी, बाहर ज्यादा होने लग गए, ज्यादा अंदर बाहर जाने लग गए। ये क्लोज, बंद, ये होने लग गया। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा। और डिफरेंस आने से जो पहले बाहर की तरफ पॉजिटिव था वो अब बाहर की तरफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। और अंदर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। इस स्टेज को बोलते हैं डीपोलराइज। कौन सी, डीपोलराइज। डीपोलराइज हो गई मेम्ब्रेन। और यहाँ पे अपने को एक्शन पोटेंशियल मिल गया। अपने हाइपर पोलराइजेशन ये इतना नहीं दे रखा, आप तो केवल 2 याद रखना। और मेम्ब्रेन में कितना हो जाता है, +35 से +55 मिलीवोल्ट तक मेम्ब्रेन आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है। फिर रीपोलराइजेशन और होता है एक, उसमें क्या होगा, तीसरी स्टेज रीपोलराइजेशन। देखो, रीपोलराइजेशन में अब क्या होगा, देखो, रीपोलराइजेशन पोलराइजेशन स्टेज जैसे ही है, रीपोलराइजेशन स्टेज पोलराइजेशन स्टेज जैसे ही है। जो सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गए थे, जो सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गए थे, वो सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चालू, स्टार्ट हो जाएंगे। वही 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ, 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ। जो वीजीसी चैनल की हम बात कर रहे थे, जो वीजीसी चैनल की हम बात कर रहे थे, वापिस सोडियम वीजीसी क्या हो जाएगा, ओपन, तो सोडियम अंदर। पोटेशियम वीजीसी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, पोटेशियम बाहर की तरफ। वापिस सेल के बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन पोटेंस, वापिस सेल में के बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, प्लस, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। ये सारा वापिस आ जाएगा और वापिस -70 मिलीवोल्ट आ जाएगा। ये कितना, -70 मिलीवोल्ट आ जाएगा। अगर ये एक सवाल ये आ जाए कि ये -70 मिलीवोल्ट कौन ला रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। मतलब ये पूछेगा कि पोलराइज डीपोलराइज स्टेज में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो आवेग -70 मिली वो +55 मिलीवोल्ट चला जाता है, उस +55 मिलीवोल्ट चला गया, उसको वापस अपने स्टेज में लाने का काम कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप ये काम करते हैं। बस ये ध्यान रखना। एक ऐसा आपके ग्राफ भी दे रखा हो तो ऐसा देखो, ऐसा बना रखा है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल दे रखा है, इधर -90 तक चला गया, -70 चला गया, +35 तक चला गया। ये तो हो गई पोलराइज स्टेज, डीपोलराइज स्टेज, और ये रीपोलराइज स्टेज हो जाती है। सी, ये ध्यान रखना। एक लास्ट के अंदर दे रखा आपके इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, वो सेम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, वो वैसा का वैसा है।
सबसे पहले मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा इंपल्स आएंगे, इंपल्स मैसेज किसके पास जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास जाएगा। यहाँ से कैल्शियम चैनल ओपन होंगे इसके, कैल्शियम चैनल के प्रभाव में क्या होगा, सिनेप्टिकल वेसाइकल टूटेगी, सिनेप्टिकल वेसाइकल टूटेगी तो कौन निकलेगा, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा तो दूसरी न्यूरॉन्स के ऊपर होते हैं रिसेप्टर, इसको तो बोलते हैं प्री सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन, कौन सी, प्री सिनेप्टिकल, और इसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिकल मेम्ब्रेन। सवाल पता है क्या आएगा, रिसेप्टर किसके ऊपर होते हैं, प्री सिनेप्टिकल पे या पोस्ट सिनेप्टिकल पे, पोस्ट सिनेप्टिकल। ये रिसेप्टर यहाँ से मैसेज को ग्रहण करेंगे और अंदर दे देंगे, ऐसे मसल्स, एक मसल से दूसरी मसल्स में इंपल्स का कंडक्शन ऐसे हो जाएगा। बस इतना सा दे रखा है, यहाँ से अपने नीट में ज़्यादा सवाल बनते भी नहीं है, और बनेंगे वो यहाँ से बन जाएंगे लगभग, और आपसे सवाल हो भी जाएगा। दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है ब्रेन वाला, अभी रुकना।